पूरी दुनिया जानती है कि उस बेहद खूबसूरत और बेरहम सू किंग यान ने अपनी जिंदगी में साजिशों और धोखों के अलावा कुछ नहीं देखा। उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन उस तूफानी और बरसाती रात तक सब बदल गया। दुश्मनों ने उस पर हमला कर दिया था, उसका फोन छीन लिया था और वो छत पर बहुत बुरी हालत में पड़ी थी। तभी वहाँ मौजूद एक लड़का उसे अपनी पीठ पर उठाकर अपने घर ले आया। वो लड़का बेहद गरीब था, लेकिन वो इतना मासूम और दयालु था कि उसकी ये अच्छाई उसकी जिद बन गई थी। उसे नहीं पता था कि वो औरत कौन है, वो ये भी नहीं जानता था कि उसके पास कितनी दौलत और ताकत है। उसे तो बस इतना पता था कि वो किसी भी इंसान को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये औरत जिंदगी भर के लिए उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। उसका ये झुकाव पहले केवल निर्भरता था, जो बाद में हक जताने की दीवानगी बना। बरसात की रात में उस छत पर वो औरत अपने पेट के घाव को हाथ से दबाई हुई थी, लेकिन फिर भी उसके हाथ में एक खंजर था जिससे वो सीधे मेरी तरफ इशारा कर रही थी। मैंने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ नीचे किए। मेरी आवाज बहुत धीमी थी। मैं नहीं जानता तुम कौन हो और मुझे ना ही इससे मतलब है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन अगर तुमने अभी अपने घाव का इलाज नहीं किया तो तुम सच में नहीं बच पाओगी। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने खुद ही तंज कसते हुए मुस्कुरा दिया। डरो मत, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। मेरा नाम लिन यू है। अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ, बस 22 साल का हूँ। मैं जो नौकरी करता था वहाँ से मैं निकाल दिया गया हूँ। गर्लफ्रेंड छोड़कर भाग गई है और मेरे पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, जहाँ इलाज के लिए 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, वहाँ की हवा मानो एक पल के लिए थम गई। एक इंसान जो खुद बर्बाद है, वो दूसरे बर्बाद इंसान को जीने की सलाह दे रहा था। उसकी पलकें झपकी, उसकी आंखों की वो कड़वाहट और ठंडक आखिरकार थोड़ी कम हुई। इसके तुरंत बाद मैंने अपनी बात पर और जोर देते हुए कहा, तुमने अपने घाव से चाकू बाहर निकाल लिया है, इसका मतलब है कि तुम्हें अभी और जीना है। उसने अपने दांत बींचे और उसके मुंह से निकली आवाज एक मच्छर की भिनभिनाहट से भी धीमी थी। पास मत आना। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। उसकी ये जिद, जो दूसरों को खुद से दूर रखने की कोशिश कर रही थी, ठीक वैसी ही थी जैसी मेरी हुआ करती थी। ठीक है, मैं पास नहीं आऊंगा, लेकिन क्या तुम यहाँ पर बस ऐसे ही बैठकर तड़पते रहना चाहती हो? ठीक उसी पल उसके हाथ से वो खंजर अचानक छूट गया। वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदे थी। अगर इस औरत को हॉस्पिटल अभी नहीं ले जाया गया तो इस औरत की ऐसी तैसी होना पक्की है। मैं खड़ा हुआ बिना किसी हिचकिचाहट के। मैं एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं कसम खाता हूँ। हमारे बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी, यहाँ तक कि मुझे उसके शरीर से आने वाली हल्की भीनी खुशबू महसूस हो रही थी। उसने सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी उन खूबसूरत आंखों में अब सिर्फ बेरुखी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी बेबसी और कमजोरी थी जो दिल को तोड़ दे। मैंने झिझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वक्त एक एक सेकंड करके बीत रहा था और आखिरकार उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उस पल मुझे समझ आ गया कि किसी को फोन करके यहाँ बुलाने और मेरे द्वारा उसे बचाने की रफ्तार में उसने मुझ पर भरोसा करना चुना। मैंने तुरंत अपनी वो पुरानी घिसी हुई जैकेट उतारी और बहुत सावधानी से उसके पेट के घाव पर दबा दिया। उस रात यमराज हम दोनों में से किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा सके। इसे जोर से दबा कर रखो, हाथ मत हटाना। उसने मुझे गहराई से देखा और आखिरकार वैसा ही किया। मैं तुरंत घुमा और उसके सामने झुककर बैठ गया। आ जाओ, मैं तुम्हें पीठ पर उठाकर नीचे ले चलता हूँ। ये देख कर कि वो अभी भी झिझक रही थी, मैं सीधे चिल्लाया, जल्दी करो, मुझे तुम्हें जल्द से जल्द बचाना है। अगले ही पल जब वो मेरे पीठ से सटी तो उसके शरीर की उस कंपन देने वाली ठंडक ने मेरी पीठ में एक अजीब सी सिरहन पैदा कर दी। मैंने उसके पैरों को थामा और एक झटके में खड़ा हो गया। उसे पीठ पर लादे मैं सीधे छत के दरवाजे की तरफ भागा। सीढ़ियों पे चलते हुए उसकी सांसें बहुत धीमी और उखड़ी हुई थी, जो बार बार मेरी गर्दन को छू रही थी। मैं चलते चलते उससे बात करने की कोशिश करने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन पीछे से बस एक सन्नाटा मिला। मैंने फिर से कहा, नहीं बताना तो मत बताओ, वैसे भी हम कल का सूरज देख पाएंगे या नहीं किसे पता। शायद मेरी इस बात ने उसे उकसा दिया। उसने अचानक मेरी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत की। सू किंग यान। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी मानो हवा में घुल गई हो। इसके तुरंत बाद उसने मेरे कान में एक चौंकाने वाली बात कही, हॉस्पिटल मत ले जाना। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरे कदम तेजी से नीचे की ओर बढ़ रहे थे। मेरी पीठ पर एक गर्म एहसास हो रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि ये मेरा पसीना है या उसका। अस्पताल नहीं जाना, सुना तुमने? उसने फिर से कमजोरी से मेरे कंधों को खींचा। उसकी ताकत एक बिल्ली के बच्चे के खरोचने जैसी लग रही थी। ठीक है, सुन लिया मैंने, लेकिन तुम्हें कहाँ ले जाना है ये मैं तय करूंगा। मैं अपने दांत बीचे सीढ़ियां उतर रहा था, तभी मुझे महसूस हुआ कि उसका शरीर बुखार से बुरी तरह तप रहा है। तुम्हें तो तेज बुखार है, तुम्हें इससे क्या? उसका एटीट्यूड बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त था। मैं हांफते हुए उससे सौदा करने लगा, अगर अस्पताल नहीं गए तो हम दोनों की ऐसी तैसी हो जाएगी। हमारा खून बह रहा है और मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। हम दोनों मरने के लिए एकदम सही जोड़ी हैं। किसे पता था कि मेरी इस बात पर वो धीरे से हंस देगी। उसकी हंसी बहुत भारी और छोटी थी। तो फिर क्या हुआ? तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए कि मैंने तुम्हें कूदने से रोक दिया? मैं एकदम शौक रह गया। जल्दी हम पुराने शहर के इलाके में पहुंच गए। यहाँ के छोटे मोटे होटलों में मेहमानों के पहचान के बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं की जाती थी। मैं उसे पीठ पर लिए एक तंग गली में घुस गया और मुझे वहाँ पर थोड़ी दूर पर एक होटल दिखाई दिया। मेरी पीठ पर एक ऐसी औरत थी जो कि बहुत खस्ता हालत में थी। मैंने धक्का देकर दरवाजा खोला। एक कमरा चाहिए, डबल बेड वाला कमरा। मैं जोर जोर से हाफ रहा था। रिसेप्शन पर बैठी मोटी औरत सू किंग यांग की हालत देखकर कांप उठी। क्या मुझे एम्बुलेंस
पुलिस बुलानी चाहिए? जरूरत नहीं है, जल्दी से कमरा दो। मैंने बिना कोई दलील सुने उस पर चिल्लाया और अपनी जेब के आखिरी बचे 320 रुपए काउंटर पर पटक दिए। मैं तुरंत मुड़ा और रूम कार्ड लेके चला गया। कमरा नंबर 203। कमरे की सीलन भरी बदबू सीधे मेरे नाक में घुसी। मैंने बहुत सावधानी से सूकिंग ज्ञान को बिस्तर पर लिटाया। इस समय उसकी आंखें आधी खुली और आधी बंद थी। बेहोश की हालत में वो बड़बड़ा रही थी, अस्पताल मत ले जाना। मेरा दिल तुरंत बैठ गया। मैंने अलमारी से तुरंत एक तौलिया निकाला। शायद दर्द होगा, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करना। इसके तुरंत बाद मैंने उस तौलिए को उसके घाव पे दबा दिया और पागलों की तरह होटल से बाहर भागा। 200 मीटर की दूरी पर एक मेडिकल स्टोर की हरी लाइट जल रही थी। मैंने दरवाजा धकेला और अंदर गया। आयोडीन की बड़ी बोतल, पट्टियां, एंटीसेप्टिक पाउडर, टेप, दस्ताने और रुई दे दो। मेरी आवाज में कंपन थी। सर, कुल मिलाकर 313 रुपए हुए। मैंने अपने फोन में बचे आखिरी 124 और 60 पैसे देखे। मेरा दिल जोर से रो पड़ा। मैंने अपने दांत भींचे और उनसे पूछा कि कोई इससे बेहतर दवाइयां हैं। दुकानदार ने 98 रुपए का एक पाउडर निकाला। मैंने बिना सोचे समझे उसे ले लिया। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होने की आवाज आई, मेरे बैलेंस में सिर्फ 26 रुपए 60 पैसे बचे थे। इस पैसे से कल का गुजारा होना नामुमकिन था। तभी अचानक मुझे ख्याल आया कि कमरे में मौजूद सू किंग यान ने पानी की एक बूंद तक नहीं पी है। मैं तुरंत पास की एक दुकान में गया। वहाँ से मैंने सबसे सस्ते वाले बिस्कुट के 2 पैकेट और पानी की 2 बोतलें खरीदी। अब मेरे पास सिर्फ 11 रुपए 60 पैसे बचे थे। मैं थैला हाथ में लिए वापस होटल की तरफ भागा। जैसे ही मैं कमरे में गया, मैंने देखा कि सू किंग यान अभी भी बिस्तर के किनारे वैसे ही पड़ी थी। मैंने एक गहरी सांस ली और रबर के दस्ताने पहने। घबराहट के कारण मेरी उंगलियां लगातार कांप रही थी। मुझे जैसे आदत था, मैंने जैसे तैसे उसकी मरहम पट्टी कर दी। मैं बीच में उससे बहुत सारी बकवास भी कर रहा था ताकि वो होश में रहे। आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली और बहुत ही बेरुखी और कमजोरी से मुझसे कहा कि मैं बहुत बकवास करता हूँ। मैंने अपने हाथ तेज चलाए, घाव पे पाउडर छिड़का, पट्टी को उसकी पीठ के नीचे से निकाला और 5 बार घुमाकर उसे बांध दिया। उस टेढ़ी मेढ़ी बंधी पट्टी को देखकर मैंने राहत की सांस ली। चलो, आखिरकार मैंने कर ही दिया। मैंने पानी की बोतल खोली और उसके होठों के पास ले गया। थोड़ा पानी पी लो। वो 2 सेकंड के लिए चुप रही। फिर उसने धीरे से अपना मुंह खोला। वो बहुत धीरे धीरे लेकिन हड़बड़ाहट में पानी पी रही थी, जिससे उसे अचानक खांसी आ गई। खांसी के कारण उसके घाव पे खिंचाव पड़ा और वो दर्द से कर्रा उठी। जब उसने आधी बोतल पानी पी लिया तो मैंने पानी की बोतल को नीचे रख दिया, बिस्कुट के उन 2 पैकेट्स को निकाला और खुद जमीन पर कालीन के ऊपर बैठ गया। बिस्तर के सहारे टिक कर मैं एक एक बिस्किट उसको खिलाए जा रहा था। एक पैकेट खत्म होने के बाद भी मेरा पेट खाली था, लेकिन मैंने दूसरे पैकेट को हाथ नहीं लगाया क्योंकि वो कल के खाने के लिए था। पूरे कमरे में एक डरावना सन्नाटा छा गया। मेरी पलकें भारी होती जा रही थी। कल क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता था। बेहोशी की नींद में जाने से ठीक 1 सेकंड पहले मुझे ऐसा लगा जैसे बिस्तर से किसी के बोलने की आवाज बहुत धीमे से आई हो, लेकिन मुझ में सुनने की बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। अगले ही पल मैं गहरी नींद में सो गया। जब मेरी आंखें दोबारा खुली तो मैं धूप की एक तेज किरण से चौंक गया था। मेरे पेट में मरोड़ और गले में भयंकर प्यास एक साथ महसूस हो रही थी। मेरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको तोड़ दिया हो। मेरे हड्डियों के जोड़ जोड़ में दर्द हो रहा था। मैंने अचानक अपना सिर उठाया और मेरी नजरें सीधे उसकी नजरों से टकराई। ये वही औरत थी, सू किंग यान। वो अब जाग चुकी थी और बिना हिले डुले बस मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में अब भी वही ठंडापन था, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि उसकी बर्फ जैसी परत के नीचे एक गहरा समंदर छिपा हुआ है। उस समंदर में एक ऐसा दर्द और बीता हुआ कल था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। वो एक ऐसा अकेलापन था मानो पूरी दुनिया ने उसे धोखा दिया हो। मैंने अनजाने में अपना सिर नीचे कर लिया। तभी मेरी नजर अपनी शर्ट पे पड़ी जो कि लाल रंग के धब्बों से घिरी हुई थी। ठीक उसी समय वो अचानक बोली। उसकी आवाज भारी थी लेकिन साफ थी। मेरी वजह से तुम्हारे कपड़े खराब हो गए। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। असल में कल रात मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बुरी हालत तुम्हारे सामने इसलिए नहीं रखी थी ताकि तुम मुझ पर तरस खाओ। मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि डरो मत, तुम इस वक्त मुझ पे भरोसा कर सकती हो। उस पल मैंने साफ देखा कि उसकी उन बर्फीली आंखों में पल भर के लिए एक नरमी की लहर दौड़ गई। धोखे से भरी इस दुनिया में शायद आज तक कभी किसी ने उसकी सुरक्षा की परवाह नहीं की थी। अचानक एक धप की आवाज मेरे कानों में गूंजी। जमीन पर पानी की एक प्लास्टिक की बोतल लुढ़क रही थी जिसमें से पानी की कुछ बूंदें बाहर गिर गई थी। दरअसल वो सिर्फ पानी पीना चाहती थी, लेकिन कमजोरी के कारण वो बोतल भी नहीं संभाल पा रही थी। मैंने बिस्तर के किनारे का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश की। मेरे दिमाग में अचानक चक्कर आया और मैं दोबारा गिरते गिरते बचा, लेकिन मैंने इन सब बातों की परवाह नहीं की। मैंने जल्दी से उस पानी की बोतल को उठाया और उसका ढक्कन खोला। बहुत धीरे से उसके सिर के पीछे का हिस्सा संभाला और बोतल को उसके होठों से लगा दिया। धीरे धीरे पियो, मैंने प्यार से कहा। इस बार उसने कोई विरोध नहीं किया। मेरे हाथ का सहारा लेकर उसने जल्दी जल्दी पानी के कुछ घूंट गले से नीचे उतारे। सू किंग यान ने मुश्किल से कुछ घूंट पिए होंगे कि उसने थक कर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। मैंने पानी की बोतल को वापस साइड टेबल पे रख दिया और पूरी तरह थककर कमरे की इकलौती लकड़ी की कुर्सी पर ढह गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने दर्द करते हुए सिर को सहलाया। फिर अपना फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ बिल चुकाने के मैसेजेस भरे हुए थे। जब मैंने अपना बैंक बैलेंस खोला तो वहाँ साफ साफ लिखा था 11 रुपए 60 पैसे। मेरे मुंह से एक गहरी ठंडी सांस निकली और मैं पूरी तरह निराश होकर कुर्सी के पीछे टिक गया। इसी बीच सू किंग यान चुपचाप मेरे थके हुए चेहरे को देख रही
रही थी। उसे शायद मेरी कंगाली और गरीबी का अंदाजा हो गया था। ये सोचते ही उसके दिल में अचानक एक अजीब सी भावना जागी। इसके बाद मैंने अपने कांपते पैरों के बल खड़े होने की कोशिश की और एक झटके में खिड़की का पर्दा हटा दिया। तेज धूप से पूरा कमरा भर चुका था। मैं मुड़ा और उसके पीले पड़ चुके चेहरे को देखकर पूछा, भूख लगी है? वो टकटकी लगाए मेरी आंखों में देख रही थी, जिनमें थकान और उलझन तो थी लेकिन कोई पछतावा नहीं था। क्या तुम्हारे पास सब भी पैसे बचे हैं? उसने अचानक बहुत धीमी आवाज में पूछा। मैंने खुद पर हंसते हुए कहा, नहीं है, लेकिन हम भूखे रहने वाले नहीं है। इसके बाद मैं मुड़कर दरवाजे की तरफ गया, दरवाजे के हैंडल को दबाया और कहा, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ और साथ ही अपने पिताजी को भी देख आऊंगा। तुम हिलना डुलना मत। अगर तुम्हारे घाव दोबारा खुले तो मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं है। दरवाजा खट की आवाज के साथ बंद हो गया। जो बात मुझे नहीं पता थी वो यही थी कि मेरे जाने के ठीक बाद वो उस बंद दरवाजे को देखती रही और उसका दिल कई तरह की जज्बातों से भर गया। इस जिद्दी और पागल लड़के ने उसके लिए इतना कुछ किया था लेकिन उसने अभी तक एक बार भी शुक्रिया नहीं कहा था। ठीक उसी पल उसकी नजर साइड टेबल के कोने पे पड़ी। इसे पता था कि इस पुराने और खस्ता हाल होटल के कमरे में अब भी धूल से सना हुआ एक पुराना लैंडलाइन फोन रखा हुआ था। उसने तुरंत अपने पेट की तेज दर्द को बर्दाश्त किया और धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से अपने हाथ उस फोन के रिसीवर तक बढ़ाए। अपनी कांपती उंगलियों से उसने बहुत मेहनत करके एक जाना पहचाना नंबर डायल किया। फोन सिर्फ 3 बार बजा और दूसरी तरफ से एक अधेड़ उम्र के आदमी की बेहद परेशान और घबराई हुई आवाज आई। लेकिन सू किंग यान बहुत शांत थी। अंकल लियू, मैं हूँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी चोट लगी है लेकिन जानलेवा नहीं है। मैडम आप कहाँ पर हैं और ये सब किसने किया? फोन के दूसरी तरफ अंकल लियू की आवाज गुस्से से कांप रही थी लेकिन सू किंग यान ने बहुत शांति से जवाब दिया, ये सूबाई के लोग थे। अब तुम मेरे लिए एक इंसान के बारे में पता लगाओ, उसका नाम लिन यू है, उसकी उम्र 22 साल है। ये कहकर सू किंग यान लगातार दरवाजे को घूरती रही। उसे डर था कि कहीं मैं अचानक वापस न आ जाऊं। अंकल लियू शायद थोड़ी देर के लिए हैरान रह गए। इसके बाद उन्होंने झिझकते हुए पूछा, मैडम ये लड़का कौन है? सू किंग यान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में तुरंत मेरी पीठ का वो पतला सा हिस्सा घूम गया और मेरी वो साफ और मासूम आंखें याद आई और वो सब कुछ जो मैंने कल रात उसे बचाने के लिए कहा था। सू किंग यान ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मानो वो खुद से ही बात कर रही हो। उसने कल रात मेरी जान बचाई थी, इसे मेरा शुक्रिया समझो। फोन की दूसरी तरफ पूरी तरह सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद अंकल लियू ने एक राहत की सांस ली। समझ गया मैडम, मैं अभी इसका पता लगाता हूँ। फोन काटने के बाद सू किंग यान तकिए के सहारे टिक गई और शांति से इंतजार करने लगी। सिर्फ 15 मिनट बाद फोन की घंटी तेजी से दोबारा बजी। सू किंग यान ने झपट कर रिसीवर उठाया। अंकल लियू की कड़क आवाज तुरंत सुनाई दी, मैडम सब पता चल गया है। लिन यू उम्र 22 साल, कॉलेज खत्म होने के बाद ही नौकरी से निकाल दिया गया। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता लिन जियान गो, उनको अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ है और वो इस वक्त सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती है। इलाज का खर्च करीब 5 लाख रुपए है लेकिन लिन यू ने सिर्फ 3,000 रुपए जमा की है और अभी 50,000 रुपए का बिल बकाया है। और हाँ, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। कल ही उनका ब्रेकअप हुआ है। वो लड़की किसी 43 साल के शादीशुदा अमीर बिजनेसमैन के साथ भाग गई है। ये सुनकर सू किंग यान की भौहें चढ़ गई। उसे अब समझ आया कि सुबह जो मैंने ठंडी सांस ली थी उसका बोझ कितना भारी था। एक एनजीओ के नाम पे सू ग्रुप के अकाउंट से 5 लाख रुपए से ज्यादा रुपए ट्रांसफर करो। हमारा नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसके अलावा तुरंत उस लड़की का पता लगाओ जिसने लिन यू को धोखा दिया और उस बुढ़े का भी जिसका नाम जियांग हुतियन है। फोन काटने के बाद सू किंग यान ने अपने पेट के उस हिस्से को देखा जहां मैंने बहुत ही अजीब और टेढ़े मेढ़े तरीके से पट्टी बांधी हुई थी और वो वहां लेडी चुपचाप इंतजार करने लगी। वहां होटल से निकलने के बाद मैं उन बिस्कुट और पानी को हाथ लगाए बिना, जिन्हें मैंने अपनी भूख के बावजूद बचाने के लिए रख लिया था, सीधे सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल जाने वाली बस में सवार हो गया। जब मैं अपने पिता के वार्ड में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वो छत को घूरे जा रहे थे। उन्होंने बेहद भारी और कांपती हुई आवाज में मुझसे कहा, यू अब हमें इस बीमारी का इलाज नहीं करवाना है। वो अपनी इस बीमारी से मुझे जिंदगी भर के लिए कर्ज के बोझ तले नहीं दबाना चाहते थे। उनका ये फैसला सुनकर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने गुस्से और बेबसी में अपनी मुट्ठियां बींच ली। मैं अभी उन्हें समझाने के लिए मुंह खोलने वाला था कि तभी अचानक वार्ड का दरवाजा खुला। सफेद कोट पहने एक डॉक्टर सीधा हमारे बेड के पास आया। उसने एक नजर मुझे देखा, अपना गला साफ किया और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सा भाव था। आपके पिता के इलाज का जितना भी खर्च था अभी अभी किसी ने उस पूरे बिल का भुगतान कर दिया है। ये बात सुनकर मुझे अपने कानों पे भरोसा नहीं हुआ। क्या क्या कहा आपने? डॉक्टर ने बिल मेरे हाथ में थमाते हुए दोहराया, किसी ने आपके सारे पैसे चुका दिए हैं। इसमें आपकी पिछली बकाया राशि जो 50,000 थी वो भी ऐड हो चुकी है और आगे के इलाज का पूरा खर्च भी शामिल है। कुल मिलाकर पूरे 6 लाख रुपए जमा हुए हैं। 6 लाख रुपए? बिल पर लिखे उस अमाउंट को देखकर मेरे हाथ बुरी तरह से कांपने लगे। मैं बस फटी आंखों से उस नंबर को घूरता रहा। मेरी आवाज जैसे हवा में तैर रही हो, किसने ये किसने चुकाए हैं? डॉक्टर ने नाम में अपना सिर हिलाया। भुगतान पूरी तरह सीक्रेट रखा गया है। उस इंसान ने जाते जाते बस एक मैसेज छोड़ा,
पड़ा है कि आगे के इलाज की सारी तैयारियां तुरंत शुरू की जाए और सबसे बेहतरीन मेडिकल सुविधाओं का इस्तेमाल हो। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। मैंने बिना सोचे समझे अपनी जेब से फोन निकाला और अपना बैंक एप्लीकेशन खोला, लेकिन जैसे ही मेरी नजर अकाउंट बैलेंस पे पड़ी, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। 50,006 रुपए और 60 पैसे। मुझे अच्छी तरह याद था, सुबह मेरे अकाउंट में सिर्फ 6 रुपए 60 पैसे बचे थे, लेकिन अब उसमें पूरे 50,000 रुपए एक्स्ट्रा आ चुके थे। मेरे दिमाग में अचानक उस घायल औरत का ख्याल आया, लेकिन मैंने तुरंत झटके से अपना सिर हिलाया। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। वो खुद तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है, उसके पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? लेकिन यहाँ मेरे पिता घबराहट से तेज आवाज में चिल्लाए, लिन्यू, सच सच बताओ, ये पैसे दिए किसने हैं? किसी गलत काम में तो नहीं फंस गए हो ना? मैंने तुरंत उनके हाथ थामे और उन्हें दिलासा दिया और कहा कि मैं खुद इस बात की पूरी जांच करूंगा। डॉक्टर अपनी बात कह के वार्ड से निकल गया। मैं बिस्तर के किनारे बैठ गया। फोन की स्क्रीन पर चमकते हुए पैसों के वो आंकड़े मेरी आंखों में चुभ रहे थे और दिल को झकझोर रहे थे। पूरे 6.5 लाख रुपए। ये सिर्फ मेरे पिता की जिंदगी की भीख नहीं थी, बल्कि इसने मुझे भी एक नया जीवन दे दिया था। मेरे पिता ने कांपते हाथों से मेरा हाथ थाम रखा था। मैंने अपनी आंखों में आते हुए आंसू को जबरदस्ती रोका और चेहरे पे एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, पापा, किसी फरिश्ते ने हमारे सारे पैसे भर दिए हैं, आपका इलाज बहुत अच्छे से हो पाएगा। उनके होठ लगातार कांप रहे थे और वो बार बार एक ही बात दोहराए जा रहे थे, आखिर वो कौन हो सकता है? ऐसा कौन सा मददगार आ गया? लेकिन मेरे दिमाग में एक बार फिर सिर्फ और सिर्फ उस घायल औरत का ही चेहरा घूम रहा था। मैं करीब 1 घंटे तक अस्पताल में रुका। डॉक्टर ने मुझे बताया कि अब रिकवरी बहुत अच्छी होगी, लेकिन मेरे कानों में उनका एक भी शब्द नहीं जा रहा था। मेरा पूरा दिमाग बस उन 6.5 लाख रुपयों के फेर में उलझा हुआ था। वहाँ से निकलने से पहले मैंने अस्पताल के पास कुछ फल और रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदा। एक हिस्सा पापा के लिए वहीं छोड़ दिया और दूसरा हिस्सा अपने साथ लिया। मैंने करीब 800 रुपए खर्च करके अपने लिए एक जोड़ी नए कपड़े भी खरीदे, क्योंकि जो शर्ट मैंने पहन रखी थी वो पूरी तरह खराब हो चुकी थी। जब मैं वापस उस छोटे से होटल में पहुंचा तो मैंने कमरा नंबर 203 का दरवाजा खोला। वहाँ की बदबू फिर से मुझे महसूस हुई। सू किंग यान बिस्तर के सहारे टिकी बैठी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो तब से सिर्फ मेरा ही रास्ता देख रही हो। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी नजरें एक पल के लिए ठिठकी और फिर वो सीधे मेरे चेहरे को ध्यान से देखने लगी। मैं अच्छी तरह जानता था कि जब मैं यहाँ से लौट के गया था और जब मैं लौट कर आया हूँ तो मुझ में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। अब मुझे पूरा यकीन था कि मैं डूबूंगा नहीं। मैंने सारा सामान एक तरफ रखा, पानी की बोतल खोली और एक ही सांस में कई घूंट गटक गया। कुर्सी को थोड़ा आगे खींचकर मैं उसके सामने बैठ गया। इस बार खुद सू किंग यान ने चुप्पी तोड़ते हुए बात की शुरुआत की। तुम्हारे पापा की हालत कैसी है? अब ठीक है, मैंने कहा। आगे के इलाज की तैयारी की जा रही है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मैं अपनी बात को और नहीं घुमाना चाहता था। मैंने सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मेरे पापा के इलाज के पैसे किसी ने चुका दिए हैं, पूरे 6 लाख रुपए, और वो भी एक बार में पूरे 6 लाख रुपए दे दिए गए हैं। मेरी ये बात खत्म होते ही मैंने गौर किया कि उसके चेहरे के हाव भाव में तो कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन कंबल के अंदर छिपी उसकी उंगलियां अचानक से भीज गई। मैंने उसे लगातार घूरते हुए अपनी बात जारी रखी। पैसे पूरी तरह सीक्रेट रहकर चुकाए गए हैं। पता नहीं चल रहा कि वो कौन है। हॉस्पिटल वालों का कहना है कि वो पैसे किसी मेडिकल रिलीफ फंड के नाम से आए हैं। मैं एक पल के लिए रुका और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए पूछा, क्या ये सब तुमने किया है? लेकिन उसने अपनी नजरें मुझसे चुरा ली। वो खिड़की की तरफ देखने लगी और बेहद ठंडी आवाज में सिर्फ 2 शब्द बोले, नहीं, मैंने नहीं किया। मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा, मैंने कहा। मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ उनमें एक बार में 6 लाख रुपए देने वाला तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं है, और वैसे भी वक्त का हिसाब एकदम सटीक बैठता है। मेरे यहाँ से निकलते ही वहाँ पैसे जमा हो गए। इस सब के बीच सिर्फ एक ही गुंजाइश बचती है कि मेरे जाने के बाद तुमने यहाँ से कुछ किया है। मैंने पहली बार उसका पूरा नाम पुकारा, सू किंग यान। ये सुनकर उसकी पलकें हल्की सी कांपी, लेकिन उसने फिर भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने उस पर जोर देते हुए कहा, मेरी आंखों में देखकर बात करो। तब जाकर उसने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। आंखों में बिल्कुल शांति थी, लेकिन मेरी नजर उसकी भीजी हुई मुट्ठियों पर पड़ चुकी थी। उसने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, मैंने कह दिया ना, वो मैं नहीं हूँ। मैंने काफी देर तक उसे खामोशी से देखा। अगले ही पल मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सीधे टेबल पर रखे हुए उस पुराने फोन का रिसीवर उठा लिया। ठीक उसी वक्त मैंने देखा कि उसकी आंखों की पुतलियां डर के मारे सिकुड़ गई। मैंने रिसीवर को वापस जहाँ पे रख दिया। मेरी आवाज धीमी थी लेकिन बेहद गंभीर थी। इस कमरे में सिर्फ तुम हो, मैं हूँ, और ये पुराना लैंडलाइन फोन है जिससे बाहर कॉल नहीं किया जा सकता, ऐसा मुझे लगता था। मैं सुबह 7 बजे के बाद यहाँ से निकला था और 8 बजने से पहले ही अस्पताल पहुँच गया था। उस वक्त बैंक खुले भी नहीं थे, इसलिए ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकता है। मैं थोड़ा रुका और कहा, तुम कोई आम इंसान नहीं हो, है ना? एक आम इंसान तुम्हारी जैसी हालत में इतना शांत नहीं बैठा रह सकता। कमरे का सन्नाटा अब डरावना हो चुका था। आखिरकार उसने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। हाँ, वो मैं ही थी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन वो मेरे दिल पर एक भारी चट्टान की तरह गिरी। मेरी उंगलियां झटके से भीज गई और मेरी आवाज भर्रा गई। लेकिन क्यों? वो पूरे 6 लाख रुपए थे। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले 6 लाख रुपए की कीमत क्या ही है? मैंने नाव में अपना सिर हिलाया। मैंने तुम्हारी जान किसी इनाम की उम्मीद में नहीं बचाई थी। तो फिर क्यों? उसने अचानक मेरी बात काटते हुए पूछा। क्योंकि तुम्हारे पास जेब में सिर्फ कुछ ही रुपए बचे थे, फिर भी तुमने मेरे लिए दलिया और बन खरीदा। क्योंकि तुम बिना कंबल ओढ़े पूरी रात बिस्तर के सहारे फर्श पर सोए रहे। क्योंकि तुम खुद अपनी जिंदगी से हार चुके थे, फिर भी तुमने मुझे बचाया। उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। उसकी आवाज फिर से
सपाट हो गई थी। मैं देख सकता था कि उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। 6 लाख रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुमने मेरे लिए जो किया वो उस वक्त के हिसाब से तुम्हारी पूरी कायनात थी। मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन मेरे गले से एक शब्द ही नहीं निकला। मेरा गला पूरी तरह चूर्ण हो चुका था। काफी देर बाद बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से 3 शब्द निकले, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं खड़ा था और मैंने टोकरी से एक सेब निकाला, उसे अच्छे से साफ करके उसके सिरहाने रख दिया। एक सेब खा लो, थोड़ा विटामिन मिलेगा। फिर मैंने उस खाने के रैपर को फाड़ा और एक एक निवाला अपने मुंह में ठूस लिया। मैं बहुत तेजी और ध्यान से खा रहा था, मानो कि मैं कोई जरूरी काम पूरा कर रहा हूँ। मुझे पता था कि वो लगातार मुझे ही देख रही थी। मैं खाना चबा ही रहा था कि अचानक सिर उठाने पर मेरी नजरें उसकी आंखों से जा मिली। उसके जैसे रुतबे वाले लोग आमतौर पर बिजनेस की दुनिया में पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले चेहरे के आदी होते हैं। शायद इसीलिए उसका सामना मुझ जैसे बेवकूफ से हुआ था, जो बिना किसी फायदे के किसी की भी जान बचा बैठता है। मैंने अपना खाना खत्म किया और खाली रैपर को कूड़ेदान की तरफ फेंक दिया। मेरा निशाना चूक गया तो मैंने थोड़ा झुककर उसे दोबारा उठाया और ठीक से कूड़ेदान करने डाला। इस मामूली हरकत ने उसकी आंखों में मेरे प्रति सम्मान और बदल दिया। लिन यू, उसने अचानक मेरा नाम पुकारा। मेरे मुंह में अभी भी खाना था, इसलिए मैंने बस हूं हूं करते हुए जवाब दिया। मुझे भूख लगी है, उसने मुझे देखते हुए कहा। उसकी आवाज से उसके जज्बातों का अंदाजा लगाना मुश्किल था। मैं पल भर के लिए झिझका, फिर मैंने खाने का एक नया पैकेट खोला और उसके सामने बढ़ा दिया। लेकिन वो टस से मस नहीं हुई, वो बस अपने दाहिने हाथ को घूर रही थी। मैं समझ गया, उसके दाहिने हाथ में गहरी चोट थी। अगर वो हाथ उठाती तो सीधे उसके पेट के घाव पर खिंचा पड़ता। और वो एक बेहद स्वाभिमानी औरत थी जो मेरे सामने दर्द से कराते हुए अपनी लाचारी नहीं दिखाना चाहती थी। अगले ही पल उसने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए हुक्म दिया, मुझे खिलाओ। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी कुर्सी पास खींची और बैठ गया। मैंने खाने के टुकड़े को अंगूठे जितने छोटे आकार में तोड़ा और एक एक करके उसके होठों तक ले जाने लगा। उसने बड़े ही शांत तरीके से अपना मुंह खोला और बड़े आराम से चबाने लगी। कमरे में इस वक्त भयंकर सन्नाटा था, सिर्फ हम दोनों की सांसों की आवाजें आ रही थी। जब वो छठा निवाला खा रही थी तो वो अचानक रुक गई। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा कि मैं खुद क्यों नहीं खा रहा हूँ, और यहाँ तक पूछ लिया कि क्या मैं बाहर भी भूखा घूम रहा था। मेरी नजरें तुरंत घबराकर इधर उधर होने लगी। सच तो ये था कि मैंने वाकई कुछ नहीं खाया था। अस्पताल में यहाँ वहाँ दौड़ने के बाद मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे थे जिससे मैं ये मामूली सूखा खाना खरीद सकूं। लेकिन मैं अपनी लाचारी का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहता था, इसलिए चुपचाप एक और टुकड़ा तोड़कर उसके मुंह के पास ले गया। उसने मुझे बहुत गहराई से देखा, मानो उसने मेरी कंगाली और बेबसी को पूरी तरह भांप लिया हो। लेकिन उसने मेरा भ्रम बनाए रखा और बिना कुछ कहे चुपचाप मुंह खोलकर वो टुकड़ा खा लिया। आखिरी टुकड़ा खत्म होने के बाद मैंने खाली पैकेट को समेटा और पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर बहुत सलीके से उसके सिरहाने रख दिया। वो तकिए के सहारे टिक गई और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उस वक्त मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रोज मौत के साए में जीने वाली इस खतरनाक औरत ने इस सन्नाटे के बीच मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था। मैंने खाने के खाली रैपर और दवाइयों को एक जगह जमा कर दिया। फिर मैं खड़ा हुआ। अब मेरे घर लौटने का वक्त हो चुका था। अपनी पैंट को झाड़ते हुए मैं जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही मैंने अपने कपड़े उठाए तभी पीछे से एक आवाज आई और उसने मुझे वहीं का वहीं खड़ा कर दिया। कहीं मत जाओ। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। जो औरत अभी कुछ देर पहले तक बर्फ की तरह ठंडी और कड़क लग रही थी, अचानक उसकी आवाज में एक ऐसा कंपन था जिसे वो चाहकर भी दबा नहीं पा रही थी। क्या बात है, मैंने पूछा। उसने अपनी पलकें झुका ली। 2 सेकंड के सन्नाटे के बाद उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि वो मानो खुद से ही कह रही हो, अगर तुम चले गए तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। मैं वहीं खड़ा हक्का बक्का रह गया। उसकी पट्टियों और उसके चेहरे को देखकर मेरा मन हुआ कि मैं कह दूं, तुम तो वही हो ना जो पल भर में किसी को भी 6 लाख रुपए दिलवा सकती है। मेरा मन हुआ कि मैं कह दूं, तुम तो बहुत ताकतवर हो ना। लेकिन बात जब होठों तक आई तो मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, क्योंकि जो बात उसने कही थी वो बिल्कुल सच थी। मैंने इस चीज से निकलने के लिए अब एक बहाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे अभी अपना कमरा भी साफ करना है। वो एक बेहद पुराना, छोटा और टूटा फूटा सा घर है, 6ठी मंजिल पर है और वहाँ कोई लिफ्ट भी नहीं है। मैं खुद वहाँ रहने में शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। मेरी बात सुनकर उसने अपनी नजरें मेरे चेहरे से टाली, जैसे मानो कि उसने मन ही मन कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। अगले ही पल उसने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे दिमाग का दही कर दिया। तो फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। मुझे लगा कि मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है। मैंने चौंक कर पूछा, क्या? सुनते ही उसके कानों के ऊपरी हिस्से एकदम लाल हो गए, लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत बटोरकर एक एक शब्द साफ साफ दोहराया, मैं तुम्हारे घर चलूंगी। वो मेरे घर चलेगी? मेरा दिमाग खराब हो गया था या उसका? मेरे मुंह से अचानक निकल गया, तुम भला मेरे घर जाकर क्या करोगी? उसने मुझे जिस तरह देखा मानो वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ को देख रही हो। उसने कोई सफाई नहीं दी, बस तीसरी बार वही बात दोहराई, मैं तुम्हारे घर चलूंगी। अरे ऐसा नहीं हो सकता। मैं पूरी तरह घबरा गया। मेरा घर बहुत छोटा है, बिखरा हुआ है, 6ठी मंजिल पर है और लिफ्ट भी नहीं है। तुम इस हालत में इतनी सीढ़ियां कैसे चढ़ोगी? और वैसे भी तुम एक लड़की हो, एक अनजान मर्द के घर जाना, वो भी इस तरह जाना। उसने बीच में ही अचानक मेरी बात काट दी। उसकी आवाज इतनी सपाट थी मानो वो मौसम का हाल पढ़ रही हो। तुम कल पूरी रात मेरे बिस्तर के पास बैठे रहे। अनजान मर्द की परिभाषा ऐसी नहीं होती। मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन मेरे पास उसके इस जवाब को सुनकर कोई शब्द नहीं बचे।
बचे थे। इसके तुरंत बाद उसने एक और करारा जवाब दिया, कम से कम वो जगह इस होटल से तो बेहतर ही होगी, यहाँ तो ढंग की साफ चादर भी नहीं है। उसका कहना भी ठीक था। तो तुम अपने लोगों को फोन करके बुला क्यों नहीं लेती? मैं अपनी आखिरी कोशिश कर रहा था। जो औरत 6 लाख रुपए का इंतजाम कर सकती है वो किसी 5 स्टार होटल में नहीं रुक सकती क्या? लेकिन इसके बाद उसने जो कहा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्हें नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। उसने अपनी आवाज को बेहद धीमा करते हुए कहा, और इस वक्त कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और वो मेरे दोस्त नहीं जाली दुश्मन है। अगर मेरे लोग जरा भी हिले तो दुश्मनों को पता चल जाएगा। मैं पल भर में सारी कहानी समझ गया। वो सिर्फ जख्मी नहीं थी बल्कि वो अपनी जान बचाकर भाग रही थी। तो तुम खुद को छुपाने के लिए मेरे घर में रहना चाहती हो? मैंने पूछा। उसने ना तो हाँ में सिर हिलाया और ना ही ना में, बस खामोशी से मुझे देखती रही। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि अगर मैंने मना कर दिया तो उसके जीने की आखिरी उम्मीद भी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। मेरे दिमाग में एक भयंकर जंग चल रही थी। एक तरफ दिल कह रहा था कि मुझे क्या लेना देना, और दूसरी तरफ मन कर रहा था कि मैं किसी को मरते हुए नहीं छोड़ सकता। तभी मुझे कल रात की छत वाली घटना याद आ गई। कल रात अगर वो वहाँ नहीं आती तो शायद मैं भी जिंदा नहीं होता। उसने भी अनजाने में मुझे ही बचाया है। मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे पूरा यकीन हो गया कि मैं पागल हो चुका हूँ। ठीक है, मेरे साथ चल सकती हो। जब ये शब्द मेरे मुंह से निकले तो मैं खुद भी हैरान रह गया। मैंने देखा कि उसकी आंखों में पल भर के लिए चमक आई, जो इतनी तेज थी कि भ्रम जैसी लगी, और अगले ही पल वो फिर से वैसी ही गंभीर और शांत हो गई। तुम मान गए? उसने पूछा। हाँ, मैं मान गया, मैंने बेबसी से कहा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, तुम मेरे घर के छोटे होने या वहाँ के बिखरे सामान का मजाक नहीं उड़ाओगी, और दूसरी शर्त, जैसे ही तुम्हारा घाव ठीक होगा तुम तुरंत वहाँ से चली जाओगी। उसने मुझे देखा। उसके होठों का कोना हल्का सा हिला। उसकी उस मुस्कान में एक अजीब सा रौब और परायापन था, लेकिन उसके उस बीमार और सफेद चेहरे पर वो इंप्रेशन न जाने बहुत अजीब लग रहा था। ठीक है, उसने हामी भर दी। बात तय होने के बाद मैंने सामान समेटना शुरू किया। मैं उस रहस्यमयी औरत को जिसके पीछे उसके दुश्मन हाथ धोकर पड़े थे, अपने उसी पुराने टूटे फूटे किराए के मकान पे ले जाने की तैयारी कर रहा था। मैं नहीं जानता था कि उस पल के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह मेरे कंट्रोल से बाहर होने वाली थी। सामान समेटते हुए मैं अपने आप को मन ही मन 800 से ज्यादा गालियां दे चुका था। रिन्यू, क्या तू सच में पागल हो गया है? जिस औरत को मिले अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, जिसका नाम तक तू ठीक से नहीं जानता, उसे अपने घर ले जा रहा है? लेकिन इन सब विचारों के बावजूद भी मेरे हाथ रुक नहीं रहे थे। 20 मिनट बाद मैंने उसे सहारा देकर उस छोटे से होटल के कमरे से बाहर निकाला। उसका एक हाथ मेरे कंधे पे टिका था और मेरा हाथ उसकी कमर को संभाले हुए था। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सट कर चल रहे थे। दर्द के मारे उसने अपने होठ दांतों के बीच दबा रखे थे और मेरे कंधे को थामे उसकी उंगलियों की पकड़ हर पल और मजबूत होते जा रही थी। गली से बाहर आते ही मैंने एक टैक्सी रोकी। मैंने कार का दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठाया, फिर खुद घूमकर दूसरी तरफ से अंदर आ गया। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ मुझे एहसास हुआ कि ये सब कितना अजीब था। कल रात मिली मुझे ये औरत और अब मैं इसको अपने घर लेकर जा रहा था। टैक्सी ड्राइवर भी हमें बेहद अजीब और शक भरी नजरों से देख रहा था। नजरें बार बार हम दोनों पर टिक रही थी, लेकिन उसने हमसे कोई सवाल नहीं किया। उसने बस इतना पूछा, कहाँ जाना है? मैंने उसे अपने घर का पता बताया और गाड़ी आगे बढ़ गई। वो सीट से टिककर खिड़की के बाहर देखने लगी। शहर की रोशनी उसके चेहरे पर आ जा रही थी। तभी गाड़ी ने एक तेज मोड़ लिया और वो अचानक अपना संतुलन खोकर मेरी तरफ झुक गई। उसका कंधा सीधे मेरी बाहों से जा टकराया। हटने के बजाय उसने अपना हाथ मेरी बाहों के बीच से निकाला और मेरे हाथ को मजबूती से कस के पकड़ लिया। मेरा शरीर एकदम सुन्न पड़ गया। कपड़ों के पार से मुझे उसके शरीर की ठंडक महसूस हो रही थी। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मैं अंदर ही अंदर एकदम घबरा गया। क्या हम दोनों के बीच ये नजदीकी कुछ ज्यादा नहीं थी? लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसके होठ हल्के से हिले और उसकी आवाज किसी पंख की तरह बेहद कोमल थी। डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगी। हैरानी की बात ये थी कि मैंने भी अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। टैक्सी आखिरकार हमारी उस पुरानी कॉलोनी के गेट के पास आके रुक गई। पहले मैंने गाड़ी का सारा सामान नीचे उतारा और फिर उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पैर जमीन पर रखे उसके पैर लड़खड़ा गए और वो सीधे मेरे सीने पर आ गिरी। संभल कर, मैंने तुरंत उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे संभाला। जब वो ठीक से खड़ी हो गई तब उसने नजर उठाकर मेरी उस पुरानी इमारत की तरफ देखा। इसकी दीवारों का सीमेंट और सफेद रंग जगह जगह से उखड़ चुका था। चलो चले, मैंने एक हाथ से सारा सामान उठाया और दूसरे हाथ से उसे सहारा दिया। हम बिल्डिंग के अंदर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ने लगे। वो रास्ता बेहद पतला और अंधेरे से भरा हुआ था। 6 मंजिल का सफर था और वहाँ कोई लिफ्ट नहीं थी। वो मेरे आगे आगे चल रही थी। उसने एक हाथ से मेरे कपड़े का कोना पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से सीढ़ियों की रेलिंग को थामे हुए एक एक कदम धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही थी। हर एक मंजिल चढ़ने के बाद वो रुक कर हाफने लगती थी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। मैं उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था और मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं इस डर से कांप रहा था कि कहीं उसका संतुलन न बिगड़े और वो नीचे न गिर जाए। अभी 3 मंजिल और बाकी थी। मैंने उसे याद दिलाया। उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने दांतों तले होठों को दबा लिया। आखिरकार हम 6ठी मंजिल पर पहुंच ही गए। मैंने जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोला। वो दरवाजे पर खड़ी हो गई और उसने दरवाजे की तरफ एक सरसरी नजर दौड़ाई। कमरा बहुत ही छोटा था। मैंने सारा सामान नीचे रखा और कमरे में मौजूद इकलौते सिंगल बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम पहले बिस्तर पर लेट जाओ। वो धीरे से आगे बढ़ी और बैठ गई। उसके बैठते ही गद्दे से एक दबी हुई सी आवाज आई। पानी गर्म करने के लिए तुरंत रसोई की तरफ मुड़
गया। नल से गिरते पानी की आवाज के बीच मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, थोड़ा तालमेल बिठा लेना, मेरे यहाँ तुम्हें पीने के लिए सिर्फ सादा पानी ही मिल पाएगा। लेकिन उसने बिस्तर की सिरहाने टेक लगा ली और मेरे चेहरे को एक टक देखते हुए अचानक पूछा, तुम यहाँ अकेले कब से रह रहे हो? यही कोई 10 साल से, मैंने जवाब दिया। कॉलेज के 3rd ईयर में मैं यहाँ रहने आ गया था। मैं रसोई के दरवाजे के फ्रेम से टिक गया। यहाँ का किराया कितना है? उसने पूछा। 1200 रुपए है। ज्यादा नहीं है, उसने कहा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरे लिए तो बहुत महंगा है। इससे पहले मेरी इंटर्नशिप की सैलरी सिर्फ 3500 रुपए थी। मैंने बात जारी रखी। किराया चुकाने के बाद सिर्फ 2300 रुपए बचते थे। खाने पीने और आने जाने के खर्च के बाद हाथ में कुछ बचता ही नहीं था। पर वो मुझे ही देख रही थी। उसकी नजरें मेरे चेहरे से हटी और मेरे ठीक पीछे बनी उस नन्ही सी रसोई पे गई जहाँ पे बड़ी मुश्किल से मुड़ा जा सकता था, और फिर घूमकर दोबारा मेरे चेहरे पे टिक गई। तुमने इस जगह को काफी साफ सुथरा रखा है। ये तारीफ सुनकर मैंने झेपते हुए अपने सिर का पिछला हिस्सा खुजलाया। मेरी माँ बचपन में ही चल बसी थी और मेरे पापा की तबीयत अक्सर खराब रहती है। बचपन से ही घर के सारे काम मैं खुद करता आया हूँ। अब तो आदत सी हो गई है। ठीक उसी पल पानी उबल गया। मैंने 2 कप निकाले, उन्हें गर्म पानी से धोकर साफ किया और दोनों में पानी भर दिया। एक कप पर बैंक का कोई पुराना फीका पड़ चुका लोगो छपा हुआ था, जबकि दूसरे कप के किनारे पर एक बारीक सी दरार थी। मैंने दरार वाला कप चुपचाप अपने लिए रख लिया और दूसरा अच्छा कप बिस्तर के पास रखी छोटी टेबल पर रख दिया। ध्यान से, काफी गर्म है। उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तुरंत पीछे खींच लिया। पानी वाकई बहुत गर्म था। मैंने कुर्सी खींची और उसके बिस्तर के पास बैठ गया। अपना कप हाथों में थामे हुए मैं अचानक मुस्कुरा उठा। मैं सोच रहा हूँ कि तुमने मुझे जो 6 लाख रुपए दिए हैं वो कहीं इस बात का एडवांस पेमेंट तो नहीं कि मैं अगले 3 साल तक तुम्हारा घरेलू नौकर बन जाऊँ? पानी के कप की तरफ बढ़ रहा उसका हाथ अचानक हवा में ही रुक गया। अगले ही पल उसने अपना सिर घुमाया और मुझे देखा। वो सचमुच खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी आंखें हल्की सी सिमट गई। मैं कुछ पल के लिए उसके उस खूबसूरत चेहरे को बस देखता ही रह गया। उसने पानी का कप उठाया और उस पर हल्की सी फूंक मारने लगी। माहौल की इस अजीब सी शांति को तोड़ने के लिए मैंने अपना कप उठाया और एक बड़ा घूंट भर लिया। नतीजा ये हुआ कि मेरा मुंह उस पानी से बिल्कुल जल गया। मेरी इस हरकत को देखकर उसके होठों पर एक बार फिर से मुस्कान तैर गई। मैंने बात बदलने की जल्दी में तुरंत पूछा, दोपहर के खाने में क्या खाना पसंद करोगी? उसने अपना सिर थोड़ा तिरछा किया और मुझे देखा। उसकी आंखों में गहरा शक था। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? मैं तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। दरवाजे के हैंडल पे टंगे एप्रन को मैंने अपनी गर्दन में डाला, कमर पे दोनों हाथ रखे और किसी बड़े शेफ की तरह गर्व से ऐलान किया, मजाक कर रही हो क्या? मैं 10 साल की उम्र से खाना बना रहा हूँ। मेरी इस नौटंकी को देखकर उसकी नजरों में एक अलग ही ठहराव और एहसास आ गया। 10 साल की उम्र से? उसने दोहराया। हाँ, 10 साल की उम्र से। मेरे पापा काम से बहुत देर से घर लौटते थे। अगर मैं खाना नहीं बनाता तो हम दोनों को ही भूखे पेट ही सोना पड़ता। मैं मुड़ा और मैंने फ्रिज का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ कुछ अंडे, एक मुट्ठी हरी सब्जी और आधा पैकेट चावल पड़ा था। फ्रिज के सामने घुटने के बल झुका हुआ था। मैंने पीछे मुड़कर उससे पूछा, अंडा नूडल चलेगा? उसने हाँ करते हुए अपना सिर हिला दिया। मैंने अंडे और हरी सब्जी बाहर निकाली। फिर मैं डिब्बे से चावल निकालने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक मुझे याद आया कि मैं तो नूडल बनाने जा रहा हूँ। मैंने हड़बड़ाहट में आकर चावल वापस रख दिए। मेरी इस बचकानी हरकत को देखकर वो एक बार फिर मुस्कुरा दी। तुम हंस क्यों रही हो? मैंने ठीक उसी वक्त पीछे मुड़ के उसे हंसते हुए पकड़ लिया था। अरे कुछ नहीं। उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। मैंने भी बात को ज्यादा नहीं खींचा। मैंने अलमारी से नूडल का पैकेट निकाला, गैस चालू करके पानी उबलने के लिए रख दिया और फिर सब्जियां धोने लगा। नल से पानी बहुत धीमा आ रहा था, लेकिन मेरे हाथ बहुत ही सलीके और फुर्ती से काम कर रहे थे। वो बिस्तर के सहारे टिकी हुई थी। उस छोटी सी रसोई में काम करते हुए वो लगातार मेरी पीठ को निहार रही थी। तभी उसने अचानक पूछा, तुम अकेले रहते हो? तो फिर घर में इतना सारा सामान और सब्जियां क्यों रखते हो? क्या ये तुम्हें ज्यादा लगता है? सिर्फ एक मुट्ठी सब्जी और 3 अंडे ही तो हैं। मैंने सब्जी काटते हुए कहा, आमतौर पर तो मैं सिर्फ सादे नूडल ही खाकर काम चला लेता हूँ, लेकिन आज घर में एक मेहमान आई है तो सोचा थोड़ा अंडा वगैरह डाल दूं। मेहमान? जैसे ही उसने ये शब्द सुना उसकी आंखों की चमक थोड़ी धुंधली पड़ गई। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। लिनयू, उसने अचानक मेरा नाम पुकारा। क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता कि मैं कोई बुरी औरत हो सकती हूँ? सब्जी काटते हुए मेरे हाथ पल भर के लिए रुक गए, लेकिन अगले ही पल मैं फिर से काम में चालू हो गया। हाँ, एक ऐसी बुरी औरत जिसे पानी पीने के लिए भी दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है। मैंने पलटकर पूछा, अगर बुरे लोग ऐसे होते हैं तो मेरे लिए एक अच्छा इंसान बने रहना बहुत आसान है। उसने आगे कुछ नहीं कहा। पानी उबल चुका था। मैंने पानी में नूडल डाले, अंडा फेंटा और हरी सब्जियां मिला दी। पूरा काम एक ही बार में निपट गया। मैंने 2 कटोरों में नूडल निकाले। एक में अमाउंट थोड़ा ज्यादा था और दूसरे में थोड़ा कम। ज्यादा नूडल्स वाले कटोरे को मैंने उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम ये खा पाओगी? इससे तुम्हारे पेट के घाव पे कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा ना? उसने कटोरे में रखे नूडल्स की तरफ नीचे देखा। नूडल का सूप एकदम साफ था, सब्जियां बिल्कुल ताजी और हरी दिख रही और उसके ठीक ऊपर एक बेहद खूबसूरत हाफ फ्राइड अंडा सजा हुआ था। उसने चॉपस्टिक उठाई, नूडल का एक हिस्सा अलग किया और धीरे से अपने मुंह में डाला। मैं अपना कटोरा थामे हुए बेहद नर्वस होकर उसे ही देख रहा था। मैंने खुद अभी तक एक निवाला भी नहीं चखा था और उसने 2 बार नूडल को चबाया। कैसा बना है? मैंने बहुत बेताबी से पूछा। उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने चॉपस्टिक से अंडे का एक और टुकड़ा उठाया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मन में घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी उसने अपना सिर उठाया और मेरी आंखों में देखते हुए बेहद सादगी से सिर्फ 2 शब्द कहे,
ठीक है। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। मैंने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाया और बेहद तेजी से अपने नूडल खाने लगा। वो मुझे इस तरह भुक्कड़ों की तरह खाते हुए देख रही थी और उसके होठों पर एक बेहद हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। ठीक है, ये 2 शब्द उसने कहे थे। ऐसा लगा मानो मेरे लिए वो दुनिया के सबसे बेहतरीन पकवान से भी बढ़कर हो। नूडल्स खत्म करने के बाद मैंने बर्तनों को समेटा और रसोई की तरफ चला गया। नल से गिरते पानी की आवाज के बीच में हमेशा की तरह बर्तन धोने लगा। वो बिस्तर के सिरहाने टिकी हुई खामोशी से मेरी पीठ को निहार रही थी। बर्तन धोने के बाद जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मेरी नजरें सीधे उसकी आंखों से टकराई, लेकिन उसने तुरंत अपनी नजरें चुरा ली और खिड़की के बाहर देखने लगी। मैंने अपने हाथों का पानी पोंछा और दराज में से एक बहुत ही पुराना मोबाइल फोन ढूंढ निकाला। उसकी स्क्रीन पर कई खरोंचे थी और कोनों पर सेलो टेप लिपटा हुआ था। मैं बिस्तर के पास गया और वो फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है। ये मेरा पुराना फोन है, मैंने थोड़ा झेपते हुए कहा। इसमें मेरा नंबर सेव है, अगर कोई बात हो तो मुझे कभी भी फोन कर सकती हो। उसने उस फोन को देखा लेकिन उसे तुरंत हाथ में नहीं लिया। उसकी स्क्रीन बिल्कुल साफ थी, उस पर एक भी उंगली का निशान नहीं था। आखिरकार उसने फोन लिया और उसे पीछे की तरफ घुमाया। वहाँ एक छोटी सी नोट चिट चिपकी हुई थी जिस पर कुछ नंबर लिखे थे। इसका पासवर्ड 6060 है। मैंने उसे पासवर्ड बताया। उसने फोन को अनलॉक किया। उस फोन का होम स्क्रीन बिल्कुल खाली था और कॉन्टैक्ट लिस्ट में सिर्फ एक ही नंबर सेव था और वो नंबर मेरा ही था। उसने स्क्रीन बंद की और उसे अपने तकिए के पास रख दिया। शुक्रिया। मैं थोड़ा हिचकिचाया लेकिन आखिरकार मैंने कह ही दिया, सुनो, बेहतर होगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊं। उसकी नजरें जो अभी नीचे झुकी थी एक बार फिर मेरे चेहरे पर आकर टिक गई। तुम्हारे पास यहाँ पहनने के लिए कपड़े नहीं है और ना ही तुम यहाँ नहा सकती हो। मैंने बात को जितना हो सका उतना नॉर्मल रखने की कोशिश की। तुम हमेशा इस गंदी शर्ट को पहन के नहीं रह सकती ना, और अगर तुम बिस्तर पे सोओगी तो मुझे ठंडे फर्श पे सोना पड़ेगा। तुम अपने किसी आदमी को फोन करके बुला लो, चाहे किसी होटल में रुक जाना या घर चली जाना। कम से कम वहाँ की हालत यहाँ से लाख गुना बेहतर होंगे। लेकिन वो चुप रही। उसने नीचे झुककर अपने पेट पर बंधी पट्टियों को देखा और अपनी उंगलियों से उन्हें धीरे से सहलाने लगी। वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। ये ख्याल उस छोटे से होटल के कमरे से उसके दिमाग में लगातार बढ़ रहा था। वो उस बड़े और ठंडे सन्नाटे से भरे घर में वापस नहीं लौटना चाहती थी, क्योंकि वो यहीं पर रहना चाहती थी। मुझ जैसे इंसान के पास जिसके पास खुद भरपेट खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी जिसने अपने बचे हुए आधे बन का हिस्सा बिना सोचे समझे उसे दे दिया था। लेकिन वो ये बात अपनी जुबान पे नहीं ला सकती थी। उसे अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर करने की आदत नहीं थी। कुछ सेकंड बाद उसने अपना सिर उठाया और उसके चेहरे पर फिर से वही बेरुखी लौट आई। मेरी वो जगह सुरक्षित नहीं है। उसकी आवाज इतनी शांति मानो वो मौसम का हाल बता रही हो। जो लोग कल रात हार गए थे वो लोग अभी मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर मैं इस वक्त वापस गई तो ये खुद अपनी जान दांव पे लगाने जैसा होगा। मैंने कहना चाहा कि वो कोई और जगह बदल सकती है, लेकिन उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। और वैसे भी उसने अपनी बात की रफ्तार थोड़ी बढ़ाई। मेरे घाव अभी पूरे ठीक नहीं हुए हैं। मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। तुम कम से कम, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। नहीं, ये वाला वाक्य बहुत धीरे से बोला था। मैंने उसे देखा और गौर किया कि उसके कान के ऊपरी हिस्से पर एक बेहद हल्की सी लाली छा गई थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी बर्फ जैसा सख्त था। लेकिन तो हमेशा इस तरह तो नहीं रुक सकती ना, न कपड़े हैं न नहाने की जगह है। उसने अचानक मुझे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज अब और धीमी हो गई थी और उसमें एक ऐसी झिझक थी जो उसने खुद कभी महसूस नहीं की होगी। क्या तुम मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद लाओगे? मैं बिल्कुल सुन्न रह गया। क्या खरीद लाऊं? कपड़े? उसने अपनी नजरें खिड़की की तरफ घुमा ली। के लिए कपड़े, तौलिया और नहाने धोने का सामान। क्या तुम सचमुच हमेशा मुझे इन गंदे कपड़ों में देखना चाहते हो? उसकी बात में कोई खोट नहीं थी, लेकिन मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। जो औरत पल भर में 6 लाख रुपए का इंतजाम कर सकती है, वो कपड़े खरीदने के लिए मुझ पर क्यों जोर दे रही है? तुम अपने किसी आदमी को कह के मंगवा क्यों नहीं लेती? मैंने परखने वाले लहजे में पूछा। ये सुनते ही उसके सर पे जोर पड़ा और उसकी आवाज ठंडी हो गई, मानो वो किसी नासमझ स्टूडेंट को डांट रही हो। अरे मैंने कहा ना, मेरे लोगों पर दुश्मनों की नजर है। इनकी जरा सी हलचल मेरा पता बता देगी। वो थोड़ा रुकी और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, जो लोग हारे हैं वो हर तरफ मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझसे जुड़े किसी भी इंसान के सामने आते ही वो चौकन्ने हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। ये शब्द जब उसके मुंह से निकले तो न जाने क्यों मेरे दिल में एक हल्की सी चुभन हुई। मैंने थोड़ा सोचा, कल रात का वो खंजर असली था और उसको मौत के मुंह से बचाना भी बिल्कुल सच था। इसका मतलब था कि वाकई इस वक्त खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं बाहर जाके तुम्हारे लिए कपड़े खरीदूं? मैंने एक बार फिर से श्योर होने के लिए पूछा। उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। लेकिन मुझे तुम्हारा साइज नहीं पता। उसने अपनी नजर झुकाकर खुद को देखा और फिर सर उठाकर कहा, टॉप मीडियम साइज। मैं तुरंत अपना फोन निकाला और इसे नोट करने लगा। पैंट तुम खुद देख लेना, कोई भी ढीला ढाला स्पोर्ट ट्रैक सूट चलेगा। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराते हुए मुझसे बोली, एक नाइस सूट भी ले आना, कोई भी रंग चलेगा, बस पिंक नहीं होना चाहिए। क्यों पिंक क्यों नहीं? मैंने उससे झिझक भरी आवाज में पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और आराम से कहा, क्योंकि पसंद नहीं है मुझे। मैंने आगे कोई सवाल नहीं किया और नोट पैड में आराम से लिख दिया कि एक नाइट सूट चाहिए, लेकिन पिंक नहीं होना चाहिए। और कुछ चाहिए? मेरे झूठे आत्मविश्वास और दिखावटी शांति को देखकर वो अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाई। मैंने अपना फोन जेब में रखा, खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर अपने जूते पहनने लगा। लेकिन तभी मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई। मैंने पीछे मुड़कर उसे
से देखा, क्या तुम घर पर अकेले संभाल लोगी? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मेरा मतलब था कि तुम्हारे घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं, अगर कोई बात हुई मैं फोन कर दूंगी। उसने तकिए के पास रखे उस पुराने फोन की तरफ इशारा किया, इसमें तुम्हारा नंबर सेव है। मैंने हामी में सिर हिलाया और ये तसल्ली की कि पानी का ग्लास उसकी पहुंच में है या नहीं। इसके बाद मैंने दरवाजा खोला। ठीक है, मैं चलता हूँ, बस 1 घंटे में लौट आऊंगा, तुम ज्यादा हिलना डुलना मत, कोई भी जरूरत हो तो फोन करना। ठीक है, पता है मुझे। लोहे का वो भारी दरवाजा बंद होते ही कमरे में पल भर में सन्नाटा छा गया। वो खामोशी से मेरे कदमों की आवाज को दूर जाते हुए सुनती रही, फिर उसने धीरे से अपना सिर झुकाया। उसके शरीर से वाकई बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी। वो नहाना चाहती थी, साफ कपड़े पहनना चाहती थी और एक आरामदायक बिस्तर पर लेटना चाहती थी, लेकिन ये सारी चीजें उसके यहाँ रुकने की असली वजह नहीं थी। असली वजह ये थी कि वो मुझे छोड़ के जाना ही नहीं चाहती थी। ये ख्याल आते ही वो खुद भी हैरान रह गई। अपने 28 साल की जिंदगी में उसने कभी किसी पर ऐसा अफेक्शन महसूस नहीं किया था। माता पिता बचपन में ही चले गए, खानदानी संपत्ति पर दुश्मनों और गद्दारों ने कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि उसकी चचेरी बहन तो बहुत ज्यादा ही बुरी थी। उसने बहुत पहले ही किसी से दिल न लगाना सीख लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि जिस चीज से वो दिल लगाएगी वो आखिरकार उससे छीन ली जाएगी। लेकिन मैं अलग था। जब मैंने उसे बचाया तब मैं नहीं जानता था कि वो कौन है। जब मैंने उसकी मदद की तो मुझे उसकी दौलत का कोई लालच नहीं था। अभी कुछ देर पहले जिस तरह मैं उसकी छाती को हक्का बक्का होकर घूर रहा था, वो नजारा उसके दिमाग में फिर घूम गया। उसके होठों पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई। वो बुद्धू चेहरा बिल्कुल टमाटर जैसा लाल हो चुका था, फिर भी शरीफ बनने का नाटक कर रहा था। उसने पुरुषों की कई तरह की नजरें देखी थी, लेकिन मेरी नजर सबसे जुदा थी। उसमें कोई गंदगी नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक मासूम सी हैरानी थी, ठीक वैसे ही जैसे किसी छोटे बच्चे ने पहली बार हवाई जहाज देखा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी दिल की धड़कन को महसूस किया, जो आम दिनों के मुकाबले थोड़ी तेज चल रही थी। 1 2। ये सिर्फ एहसान का बदला चुकाने वाला भावना नहीं थी, लेकिन ये जगह उसे दुनिया के किसी भी आलीशान कोने से ज्यादा तसल्ली और सुकून दे रही थी। उसे वो नहीं जानती थी कि ये सुकून कितने दिन टकेगा। शायद घाव ठीक होते ही उसे वापस सू कॉर्पोरेशन के ठंडे और बेरहम कॉर्पोरेट समाज की चोटी पर लौटना पड़े, लेकिन कम से कम इस पल के लिए वो आगे का कुछ नहीं सोचना चाहती थी। उसने पानी का एक घूंट भरा और मेरे सिरहाने रखे सेब का उठाकर धीरे धीरे खाने लगी। सेब खाने के बाद उसने वो पुराना मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नाम था, लिन यू। उसने कुछ सेकंड उसे देखा, स्क्रीन बंद की और फिर तुरंत दोबारा ऑन करके एक नंबर डायल किया। अंकल लियू, मैं बोल रही हूँ। बड़ी बेटिया, आप ठीक हो ना? दूसरी तरफ से एक बुजुर्ग और वफादार आवाज आई। मैं एक सुरक्षित जगह पर हूँ, उसने अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा। मेरे लिए एक काम करो, हुक्म कीजिए। पता लगाओ कि लिन यू के पिता किस हॉस्पिटल में भर्ती है, वहाँ सबसे बेहतरीन डॉक्टरों और सबसे महंगे इलाज का इंतजाम करो। और हाँ, किसी को कानो खान इस बात की भनक नहीं होनी चाहिए कि इस सब का खर्च सू कॉर्पोरेशन उठा रहा है। जी मैं समझ गया। उसने फोन काट दिया। उस सेब की मिठास अभी भी उसके मुंह में बाकी थी और वो खामोशी से मेरे लौटने का इंतजार करने लगी। और इधर मैं सीढ़ियों के नीचे उतर चुका था। मैंने बिल्डिंग के मेन गेट पर खड़े होकर अपनी जेब टटोली। मेरी पूरी कुल जमा पूंजी सिर्फ 6 रुपए 60 पैसे थी। अपने मोबाइल के खाते में मौजूद उन 60,000 रुपए को मेरी छूने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पिताजी का आगे का इलाज एक ऐसा कुआं था जिसका कोई अंत नहीं था। हॉस्पिटल में 50-60 हजार कब पानी की तरह बह जाते हैं, कभी पता नहीं चलता। मैं सोसाइटी से बाहर निकला और सबसे पहले एक सस्ती दुकान में गया। वहाँ से मैंने एक तौलिया, टूथब्रश, एक मग और चप्पलें ली। दुकानदार की महिला ने कहा कि चप्पलों में सिर्फ गुलाबी और नीला रंग ही बचा है। मुझे तुरंत याद आया कि उसने गुलाबी रंग के लिए साफ मना किया था, लेकिन नीले रंग में बस मर्दों का साइज था, जो उसके पैरों के लिए बहुत बड़ा होता। मजबूरी में आके मैंने 37 नंबर की गुलाबी चप्पल ही उठा ली। मेरा टोटल बिल 19 रुपए हुआ। मैंने पैसे चुकाए और थैला समेटकर अगले ठिकाने की तरफ बढ़ा, लेकिन अगली दुकान के बोर्ड को देखकर मेरे कदम जैसे जमीन में ही धस गए। वो एक लेडी शॉप थी। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर से एक और लंबी गहरी सांस खींची और फिर हिम्मत करके दरवाजा धकेल कर अंदर चला गया। काउंटर के पीछे बैठी घुंघराले बालों वाली एक अधेड़ उम्र की महिला ने सिर उठाकर मुझे देखा, मानो कोई मासूम सा जानवर गलती से शेर की गुफा में घुसाया। गर्लफ्रेंड के लिए कुछ खरीदना है। वो इस काम में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लग रही थी। हामी से सिर हिलाया, मेरे कान अभी भी गर्म होने लगे थे। इसके बाद मैंने उससे कुछ ऐसा कहा कि उस घुंघराले बालों वाली आंटी के हाथ जहाँ थे वहाँ रुक गए, मानो वो पक्का कर रही हो कि उन्होंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। वेल गाइस, आज की इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं तक। अगर तुम्हें इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और परसों इसका नया पार्ट आ जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और हाइप करना मत भूलना। और अगर तुम्हें ऐसी कमाल की स्टोरीज देखनी है तो तुम्हारे सामने कुछ वीडियो सजेस्ट हो रही होगी, तो तुम इसे भी एक बार चेक करो।